औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है ब्रीथिंग, सांस लेना। ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड आउटटेक ऑफ एयर वी कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, सांस लेना एक ऐसा अमल है जिसमें हम हवा को फेफड़ों के अंदर भेजते हैं और बाहर निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग एंड दिस ब्रीथिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ये एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन के साथ और गैसेस भी जा सकती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड द ब्रीथिंग। एक रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है। रिस्पायरेशन में हम रिस्पायरेशन कैसे डिफाइन करते हैं कि इसमें फूड की लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पर ब्रीथिंग में हमारा एनर्जी रिलीज के साथ कोई काम नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। इनटेक ऑफ एयर एंड आउटटेक ऑफ एयर वी कॉल द ब्रीथिंग। It is consist of two phases. The one we call inhalation. Inhalation means the intake of air we call inhalation, and the next is called the exhalation. Exhalation. And exhalation means the outtake of air we call the exhalation. Now breathing rate पे आते हैं कि एक मिनट में एक इंसान हाउ मेनी टाइम ब्रीथ करता है। सो न्यू बॉर्न में ये वैल्यू है 30 to 60 टाइम पर मिनट, न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू नेट जिसे हम कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में ब्रीथिंग रेट है 20 to 40 मिनट पर मिनट। लेट चाइल्डहुड में है 20 to 25 मिनट पर मिनट, और एडल्ट में है 15 to 17 टाइम पर मिनट। एडल्ट में वेरियस बुक ने मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी है। सम बुक ने लिखी है 15 to 20 टाइम पर मिनट, सम बुक्स ने लिखी है 12 to 16 टाइम पर मिनट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स ने लिखी है 15 to 17 टाइम पर मिनट्स एडल्ट का पर मिनट ब्रीथिंग रेट है। मतलब हम एक मिनट में सांस को बाहर और अंदर जब निकालते हैं तो दिस इज़ 15 to 17 टाइम पर मिनट। अब इस ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कौन करता है? और ब्रीथिंग रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है जिसके हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है, ब्रीथिंग सेंटर है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा कम्युनिकेट्स विद रेस्पिरेटरी मसल्स। अभी आपको एमसीक्यूज आएंगे मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। सो मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स आर डायफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल। ये डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल जो रिब्स के बीच जो मसल है इसे हम कहते हैं इंटरकास्टल मसल्स। ये दोनों मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है, अपने ज़रूर याद रखना है एमसीक्यूज एनएमडीकेट के लिए, ईटा के लिए, पीएमसी के लिए, जो भी हो। लेकिन मेजर रेस्पिरेटरी मसल है डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल। ये है इंटरकास्टल मसल्स, ये रिब्स के बीच प्रेजेंट होते हैं। इसमें होते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। इंटरनल इंटरकास्टल मसल कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को, while external intercostal muscle will do expiration, ठीक है। अभी देखो ये डायफ्राम है, ये इंटरकास्टल मसल है, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से आती है प्रीनेक नर्व डायफ्राम को। मेडुला ऑब्लांगेटा है, डायफ्राम को एक न्यूरॉन आती है, नर्व, जिसे हम कहते हैं फ्रीनेक नर्व। फ्रीनेक नर्व अराइज होता है C3 एंड C5 से। अपने एमसीक्यूज याद रखना है, C3 सर्वाइकल 3 और सर्वाइकल 5। आपको याद होगा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं। आपने वर्टेब्रल बोन्स के नाम याद रखने हैं, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक पाइप, लंबर पाइप, सैक्रम एंड पोरकॉक्सिक्स। ये हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट में। अभी देखो फ्रीनेक नर्व, यहाँ ही C3 C4 C5 से अराइज होता है, आती है कहाँ पे? डायफ्राम को। इस डायफ्राम को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए फ्रेनेक नर्व काम करता है। आपने एक और एमसीक्यूज को याद रखना है। इंटरकास्टल मसल्स को आती है एक नर्व जिसे हम कहते हैं इंटरकास्टल नर्व। इंटरकास्टल नर्व अराइज होती है, ओरिजिनेट होती है T1 से लेकर T11 तक। ये थोरेसिक नर्व्स है, थोरेसिक वर्टेब्राई से जो नर्व निकलती है उसको कहते हैं थोरेसिक नर्व्स। सो फ्रेनिक नर्व
आती है डायफ्राम को, वाइल इंटरकास्टल मसल को आती है इंटरकास्टल नर्व। सो इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम की मूवमेंट को ये नर्व्स कंट्रोल करते हैं। सो दीज आर द मेजर नर्व्स एंड दीज आर द मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स। सो आपने इन दोनों एमसीक्यूज को भी अच्छी तरह से याद रखना है। अभी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कैसे होगी? ब्रीथिंग है एक इनवॉलंटरी प्रोसेस, हमारी इख्तियार में इसका रोकना नहीं है। अगर एक बंदा कहे तो मैं तो ब्रीथिंग को स्टॉप कर सकता हूँ वॉलंटरली, तो हो सकता है, लेकिन ये अगर हम सो रहे होते हैं या हम अगर अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो फिर वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग। अगर वन पर्सन है वो सो रहा है तो वो वॉलंटरली अपने सांस को नहीं रोक सकता, या एक बंदा है जो कि नशे की हालत में है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो वो भी अपनी ब्रीथिंग को स्टॉप नहीं कर सकता। सो ब्रीथिंग इज इनवॉलंटरी प्रोसेस। इसका सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा में, हमने ऑलरेडी पढ़ाया। वेंट्रल पोर्शन, ये वेंट्रल हम फ्रंट साइड को कहते हैं मेडिकल में। मेडुला ऑब्लांगेटा का वेंट्रल पोर्शन, इट विल कंट्रोल इंस्पायरेशन। यू शुड हैव टू रिमेंबर द एमसीक्यूज। ठीक है। डॉर्सल बैक साइड को कहते हैं, लेटरल दोनों साइड्स को कहते हैं। ये मिसाल के तौर पे डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड ये है इसका वेंट्रल साइड। सो वेंट्रल साइड विल कंट्रोल इंस्पायरेशन while the dorsal and lateral sides will control the expiration of the respiratory system। ठीक है। सो ये दोनों तो हो गए इनवॉलंटरी कंट्रोल। सम टाइम बाज़ औक़ात हम अपने सांस को वॉलंटरली स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। सो वहाँ पर ब्रीथिंग सेंटर होगा ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, फिर ये हो गई कंप्लीट ब्रेन, ये पावर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन में तो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अभी ये पावर ब्रेन में मौजूद है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ से पहले मैसेज आती है मेडुला ऑब्लांगेटा को, और फिर मेडुला ऑब्लांगेटा वॉलंटरली कंट्रोल कर सकता है ब्रीथिंग को। लेकिन असल में बात यह है कि वॉलंटरली कंट्रोल का ज़्यादा बुक्स ने लिखा है कि कोई ख़ास स्पेसिफिक सेंटर मौजूद नहीं है, पर हम स्टॉप कर सकते हैं वॉलंटरली ड्यूरिंग सिंगिंग। सिंगिंग जब हम करते हैं तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं सिंगिंग। स्नीजिंग के दौरान भी स्पीच, स्नीजिंग, सिंगिंग, इसी दौरान हम वॉलंटरली अपनी ब्रीथिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अभी आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे कि इंस्पायरेशन कैसा होता है, एक्सपायरेशन कैसा होता है। तो पहले आते हैं इंस्पायरेशन पे। इनटेक ऑफ एयर वी कॉल्ड इंस्पायरेशन। ये तो बहुत सी आसान बात है। इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म, सो कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकास्टल मसल क्या होगी जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी सेंटर है वेंट्रल पोर्शन। वेंट्रल पोर्शन से फ्रेनिक नर्व और इंटरकास्टल नर्व आती है कहाँ को? इंटरकास्टल मसल को और डायफ्राम को। सो फ्रॉम द वेंट्रल पोर्शन of the medulla oblongata, a neuron called intercostal nerve leads to intercostal muscle and will act on intercostal muscle। और यहाँ पे इंटरकास्टल मसल की कंट्रैक्शन होगी। जब इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट हो जाएगी तो इसी कंट्रैक्शन की वजह होगी इंटरनल इंटरकास्टल मसल। याद रखिएगा कौन सी मसल होंगी? इंटरनल इंटरकास्टल मसल। इसी की वजह से जब ये कंट्रैक्ट होती है तो रिब्स बिकम आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड भी आती है, अपवर्ड भी आती है। ऐसे अपवर्ड और फॉरवर्ड और आउटवर्ड ये रिब्स बाहर निकलती है। नीचे जो डायफ्राम है, दिस डायफ्राम बिकम प्लेट। ये डायफ्राम डोम शेप है। दिस डायफ्राम विल बिकम प्लेट, ये फ्लैट हो जाएगा।
सो एक तो डायफ्राम नीचे गई, प्लेट हो गई। दूसरी जो रिब केज है वो ऊपर आई, बाहर भी आई, ऊपर भी आई, ऊपर बाहर, और नीचे डायफ्राम भी फ्लैट हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, जब वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गया तो एयर ऑटोमेटिकली रशेस इनटू द लंग। इट इज कॉल्ड सक्शन पंप मैकेनिज्म में। ये सक्शन पंप मैकेनिज्म, सक्शन पंप मैकेनिज्म क्या होगा? जब चेस्ट की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो लंग्स एक्सपेंड हुई, वहां पर लंग्स पे जो अल्वेलाई प्रेजेंट है इसमें वैक्यूम पैदा हो गया। वैक्यूम पंप जैसा मैकेनिज्म है यहाँ पे। ठीक है, सो बाहर से एयर को ऑटोमेटिकली क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। अभी आते हैं एक्सपायरेशन पे। एक्सपायरेशन सिंपली कॉल्ड आउटटेक ऑफ एयर, वी कॉल्ड एक्सपायरेशन। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा? मैकेनिज्म इसका उलट ले ले। अब यहां पे डॉर्सल और लेटरल साइड से मेडुला ओब्लांगेटा के ये फ्रेनिक नर्व और इंटरकास्टल नर्व एक्शन करेंगे। ठीक है, सो अगर इंटरकास्टल मसल एक्ट करे, यहां पे होगी एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल एमसीक्यूज याद रखना है अपनी जरूर। यहां पे है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल पे इंटरकास्टल नर्व ने एक्शन की, तो इसी की वजह से ये हो गई रिलैक्स। ठीक है, सो अगर ये इंटरकास्टल मसल रिलैक्स हो जाए तो जो रिब केज है इट बिकम डाउनवर्ड, इट बिकम इनवर्ड। ये रिब केज इनवर्ड हो गई, डाउनवर्ड गई। और ये जो डायफ्राम था पहले इंस्पायरेशन में फ्लैट हो गया था, अभी वापस अपना अम्ब्रेला लाइक शेप अज्यूम करेगा। ठीक है, सो इट विल बिकम डोम शेप अगेन। दिस इज डायफ्राम, ये डायफ्राम है। ये हो गई हमारे साथ इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल मसल। लेकिन अगर एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो तो फिर यहाँ पे होगी एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल पे जब इंटरकास्टल नर्व एक्ट करती है तो इसको रिलैक्स करती है। रिब्स डाउनवर्ड हो गई, इनवर्ड हो गई, डायफ्राम डोम शेप हो गई वापस। सो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। अभी एक तो डायफ्राम ऊपर आ गई, जगह तंग कर दिया चेस्ट कैविटी पे, और ये जो रिब केज है वो भी इनवर्ड प्लस डाउनवर्ड, सो वो भी गई। इसी मैकेनिज्म, इसी वजह से क्या हो गया? वॉल्यूम का जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, और इस वॉल्यूम की वजह से जो लंग्स थे वो प्रेस हो गए। जब प्रेस हो गई तो एयर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। सो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, दैट प्रेसेस द लंग्स, दैट एक्सपेल्स द एयर आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सपायरेशन। अभी कंपोजिशन क्या है इनहेल्ड एयर की और एक्सहेल्ड एयर की? जब हम सांस लेते हैं तो कौन से गैसेस अंदर जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन से गैसेस बाहर निकल जाती है? तो नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम एयर में है 78%। सो 78% ही अंदर जाएगी, इनटेक होगी 78% की, और आउटटेक भी होगी 78% की। नाइट्रोजन का हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं करते। ठीक है, जितनी अमाउंट में हमने नाइट्रोजन को ली है उतनी ही अमाउंट में बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन को हमने 21% लिया हवा से, 21% हवा में है भी, यहाँ पे 16% बाहर निकलता है, तो 5% का यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है 0.03%, लेकिन बाहर निकल जाते हैं 4%, बिकॉज अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होती है तो CO2 रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती है साथ में, तो निकल जाते हैं 4%। वाटर वेपर्स का तो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, कि एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, कम है तो कम
अभी अगर हम क्लियर डेका ले लें, एक कूल डेका ले लें, तो 0.5% वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, और उतनी ही अमाउंट में वापस बाहर निकल जाती है। ये फिर भी डिपेंड करता है कि इंसान किस स्टेट में है, गर्मी है या सर्दी है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब ज़्यादा बाहर निकलते हो तो इट विल स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ये हो गई तमाम जो ये किस्से थे ब्रीथिंग की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हमें देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।